Hello everyone and welcome to Education Achievers. I hope you all are doing well. Previous year question series में हम लोग 80 क्वेश्चंस लास्ट 5 क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आप लोगों ने वो क्लासेस मिस कर दी हैं या नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, बिकॉज उनमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से डिस्कस किए थे. ये जितनी भी क्लासेस हैं इस सीरीज़ की वो आप लोगों के आने वाले दिसंबर वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं. ये आप लोगों को तब पता चलेगा जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे, जब आप दिसंबर वाला एग्ज़ाम दोगे, तब आपको आइडिया लगेगा कि ये क्लासेस आप लोगों के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट थी. तो इस क्लास में हम लोग कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं आज की इस क्लास में हम समझेंगे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल इक्विवेलेंट. ये तो आप मार्क कर लीजिए लॉजिकल इक्विवेलेंट. इससे एक क्वेश्चन 2023 एग्ज़ाम में पेपर 1 में फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकंड शिफ्ट हो, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा ही गया है लॉजिकल इक्विवेलेंट से. उसके अलावा लॉजिकल फैलेसी और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन कैसे किया जाता है. ये सारे कॉन्सेप्ट आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. अगर आप लोग आगे की कोई भी क्लास मिस नहीं करना चाहते हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट या फिर किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास. सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर मुझे 2 लोगों ने दिया. एक है नीला और एक है शाह मुस्तफ़ा. आप लोगों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर किया. वेल डन गाइज. अब मैं आपको बताती हूँ कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्या. यहाँ पर पूछा गया है विच लॉजिकल फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट. एथीस्ट हैव नॉट प्रूवन दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट गॉड एग्जिस्ट. यानी कि जो एथीस्ट हैं वो प्रूव नहीं कर सकते कि गॉड नहीं है, और इसीलिए देयरफॉर हम ये कंक्लूज़न देते हैं कि गॉड है. तो इसका कौन सी फैलेसी का ये पार्ट होगा? एड होमिनम, अपील टू इग्नोरेंस, हेस्टी जनरलाइजेशन या फिर स्लिपरी स्लोप फैलेसी. तो देखो यहाँ तो इसका सही आंसर होगा जब आप किसी एक चीज़ को प्रूव नहीं कर पाते हो और उस चीज़ को प्रूव ना कर पाने की वजह से आप उसको सही ठहरा देते हो. मतलब आप एक चीज़ को गलत प्रूव नहीं कर पा रहे इसलिए आप उसको सही मान लेते हो. वो होता है हमारा अपील टू इग्नोरेंस. यानी कि आपने प्रूव नहीं कर पाया कि ये गलत है, इसीलिए आपने उसको सही मान लिया. इग्नोर कर रहे हो आप एक तरीके से सच्चाई को. तो ये किस चीज़ का पार्ट होगा? अपील टू इग्नोरेंस. अब बाकी की जो 3 हैं उनको भी समझ लेते हैं. यहाँ तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. एड होमिनम का क्या मतलब होता है? देखो एड होमिनम भी एक फैलेसी का टाइप है. किसी भी पर्सन की बात को आप एड्रेस करने की जगह, या कोई भी किसी भी पर्सन अगर आपसे कुछ कहता है उसकी बात को एड्रेस करने की जगह अगर आप इर्रिलेवेंट तरीके से उस पर अटैक करते हो पर्सनली, तो वो होता है एड होमिनम. जैसे कि अगर कोई कहता है, आपका दोस्त आपसे कहता है कि इस बार मैं फर्स्ट डिवीज़न लेकर आऊँगा, आप क्या कहोगे? अरे तेरे बस की नहीं है, तूने तो पूरा साल गेम्स खेलने में निकाल दिया. इस तरह की चीज़ एड होमिनम. ठीक है, यानी कि पर्सनली आप अटैक कर रहे हो. और जो ये वाला हेस्टी जनरलाइजेशन. हेस्टी जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि आप बिना सोचे समझे अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ को बाकी सब लोगों पर जनरलाइज कर देते हो. जैसे कि स्मोकिंग करते हुए तो देख रहे हो आप एक पर्सन को, आपने एक पर्सन को देखा स्मोकिंग कर रहा है, और एक पर्सन को देखकर आप ये जनरलाइज कर देते हो कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा हैं, वो स्मोकिंग या धूम्रपान बहुत ज़्यादा करते हैं. तो ये आपने देखा तो एक पर्सन को, बट आपने सब पर जनरलाइज कर दी ये बात. तो ये भी एक फैलेसी है. फैलेसी यानी कि त्रुटि है आपके स्टेटमेंट में, और वो होता है हेस्टी जनरलाइजेशन. जल्दबाजी में कोई जनरलाइज कर देना किसी चीज़ को. जो ये 4th वाला है स्लिपरी स्लोप फैलेसी. स्लिपरी स्लोप फैलेसी का मतलब होता है कि अगर आपने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा. मतलब एक चीज़ अगर नहीं की तो ये हो जाएगी. जैसे कि आप अगर ठीक से नहीं चले तो आप गिर जाओगे. यानी एक जो चीज़ है वो दूसरी चीज़ का कारण बनती है. उसे हम कहते हैं स्लिपरी स्लोप फैलेसी. मैंने फैलेसी वाली क्लास आप लोगों की ऑलरेडी एक ले चुकी हूँ मैं. उस क्लास को आप लोग जाकर देख सकते हो. उसमें मैंने ये सारी ही फैलेसी आपको अच्छे से समझाई थी. तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अपील टू इग्नोरेंस. आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन कंप्यूटर्स विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट्स कंटेन्स एक्सक्लूसिवली द टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट्स. यहाँ पर ये फाइल फॉर्मेट के नाम दिए गए हैं और आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट होगा. तो फर्स्ट ऑप्शन है PDF, देन CSV, देन GIF, देन RTF, और उसके बाद है लास्ट में टेक्स्ट. तो देखो टेक्स्ट तो देख के आप पता लगा ही लोगे कि ये टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट से रिलेटेड है, तो ई तो होगा ही. तो आप
तीसरा वाला ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, इन दोनों को काट दीजिए। अब बचता है ABE और BDE। तो देखो जो PDF होता है उसमें टेक्स्ट तो होता है, बट टेक्स्ट के साथ साथ PDF में आपकी इमेजेस भी हो सकती हैं, पिक्चर्स भी हो सकती हैं, उसको हम फुल्ली टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट नहीं कह सकते, तो PDF कट हो जाएगा। अब A कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या बचा, सेकंड BDE। B क्या है, CSV, D क्या है, RTF एंड E क्या है, टेक्स्ट। और GIF किससे रिलेटेड होता है ये तो आपको पता ही होगा, GIF इमेज से रिलेटेड है ना कि टेक्स्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, BDE ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब ये जो है CSV, इसकी फुल फॉर्म भी आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट भी कर सकते हो। CSV की फुल फॉर्म होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, ये एक टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट है। सेकंड वाला जो था हमारा आंसर RTF की फुल फॉर्म होती है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। टेक्स्ट जो है वो एब्रीविएशन है टेक्स्ट फाइल का ही, तो ये तो था हमारा आंसर, ये तीनों क्या थे हमारे आंसर। इसके अलावा जो PDF होती है उसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है आपके एग्जाम में, तो उसकी फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और ये PDF जो है, PDF इज ए डॉक्यूमेंट फाइल टाइप विच कैन इंक्लूड इमेज विद द टेक्स्ट, और इसीलिए हमने इसको अपने आंसर में इंक्लूड नहीं किया क्योंकि यहाँ पर इमेजेस भी हो सकती हैं। 5 है जो आपका GIF है, उसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, उसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ये है GIF की फुल फॉर्म। और GIF क्या होता है, एक इमेज फॉर्मेट स्टाइल है। ये थी इसके आसपास की इंफॉर्मेशन। आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ वेब बेस्ड रिसर्च। वेब बेस्ड रिसर्च से रिलेटेड यानी वेब आधारित शोध के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं, कौन से फायदे हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है वेब बेस्ड रिसर्च के बारे में, इट सेव्स टाइम। अगर आप वेब बेस्ड रिसर्च करते हो तो वो आपके टाइम को बचाएगा, बिल्कुल सही बात है। द पार्टिसिपेंट्स कैन इंगेज इन द टास्क एट हिज और हर कन्वीनियंस, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन अगर डेटा कलेक्ट करते हो अपनी रिसर्च से रिलेटेड तो वो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट रहता है। क्यों, बिकॉज आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जाकर ही डेटा कलेक्ट करोगे। अगर आप वेब बेस्ड रिसर्च कर रहे हो तो आप ऑनलाइन जो गूगल फॉर्म होते हैं उसके ज़रिए भी अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हो, लोगों की राय ले सकते हो, इसीलिए ये क्या हो जाता है, कन्वीनियंट होता है। थर्ड है द डेटा कलेक्शन इज़ ऑटोमेटिक एंड एक्यूरेट, ये भी बिल्कुल सही बात है कि हमारा जो डेटा कलेक्ट होगा वो भी एक्यूरेट होगा। डी ऑप्शन क्या कहता है, इट डिमांड्स ए स्मॉल सैम्पल। तो वेब बेस्ड रिसर्च है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें हमें स्मॉल सैम्पल ही लेना होगा, हम लार्ज सैम्पल पर भी कर सकते हैं, तो ये डी वाला हो जाएगा रॉन्ग। लास्ट है द पार्टिसिपेंट्स आर हैविली पेड। तो देखो ये पेड जो है ना ये बिल्कुल निगेटिव आ गया है। पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आप मतलब क्या करोगे, प्रतिभागियों को अत्यधिक भुगतान करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। डी और ई ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। ई वाला तो आप देखते ही काट दोगे, तो थर्ड और फोर्थ तो बिल्कुल ही कट जाएगा। अब हमारे यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ABC, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर 1 विल बी दी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, रिसर्च से ही रिलेटेड। यहाँ पर कहा गया है सर्वे रिसर्च हैज़ द एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स हु आर सेलेक्टेड फॉर रिसर्च। जो सर्वे रिसर्च है उसका क्या एडवांटेज है, सर्वे रिसर्च हैज़ द एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, सैम्पलिंग का एडवांटेज क्या है कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट हम सेलेक्ट कर सकते हैं सर्वे रिसर्च में। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है रिसर्चर्स टू एडमिनिस्टर देयर ओन सर्वेज डू नॉट हैव मैनी ऑप्शंस एक्सेप्ट टू डू इट देमसेल्फ। तो देखो अगर आप ध्यान से पढ़ो, जो सर्वे रिसर्च होती हैं, सर्वे का बेस्ट एग्जाम्पल मैं हमेशा लेती हूँ, जैसे जनगणना होती है। जनगणना कितने बड़े लेवल पर होती है, लार्ज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स होते हैं। जो जनगणना होती है भारत के सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सभी रिस्पोंडेंट होते हैं। तो सर्वे रिसर्च जो है ये तो बिल्कुल बात सही है कि सर्वे रिसर्च हैज़ एडवांटेज किस चीज़ का, कि लार्ज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट हम सेलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 2 जो कह रहा है कि रिसर्चर जो है जो एडमिनिस्टर कर रहा है अपने खुद के सर्वे को, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता इसके अलावा कि वो खुद से सर्वे करे। तो देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है कि देखो अपने स्वयं के सर्वेक्षण का प्रबंधन करने वाले शोधकर्ताओं के समक्ष स्वयं द्वारा इसे करने को छोड़कर अनेक कोई विकल्प नहीं होता है। ये निगेटिव स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि देखो जो रिसर्चर है ज़रूरी नहीं है कि उसको खुद जाना पड़ेगा सर्वे करने के लिए।
आजकल ऑनलाइन तरीके से भी हम अपना जो है डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया गूगल फॉर्म का, आप गूगल फॉर्म बनाकर और उनको लोगों को भेजकर आप ऑनलाइन भी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। तो रिसर्चर को ऐसा नहीं है कि उसको खुद जाकर सर्वे करना पड़ेगा, वो ऑनलाइन तरीके से भी जो डिजिटल मीडियम है उसके थ्रू भी अपना काम कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग, और स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स कहाँ पर लिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में, और इसीलिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आई होप दिस इज़ क्लियर। आगे देखते हैं। पीपल परसीव द कम्युनिकेटेड मैसेज अकॉर्डिंग टू देयर। यहाँ पर ये कहा गया है कि लोग कम्युनिकेटेड मैसेज को यानी कि संप्रेषित संदेशों को किस तरीके से परसीव करते हैं। ऑफिशियली स्टेटस, कल्चरल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग वो परसीव करते हैं किसी के भी मैसेज को, किसी की भी बात को, या फिर इमेजिन्ड इन्फ्लुएंसेस के थ्रू वो परसीव करते हैं, या फिर सीमेंटिक गैप्स। तो देखो सारी चीज़ों को हम समझेंगे। यहाँ पर जो आपका कल्चरल वैल्यूज़ है ये होगा सही आंसर। क्यों होगा, देखो कल्चरल वैल्यूज़ में आपका क्या आता है, आपका बिलीव आता है, आपके एटीट्यूड आते हैं, आपके बिहेवियर आते हैं। तो वो सारी चीज़ें मिल के एक कोई पर्सन आपसे कुछ कह रहा है तो आपके परसेप्शन का पार्ट बनती हैं। आपकी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं तो वो आपके परसेप्शन पर बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं कि आप किस तरीके से दूसरों के द्वारा कही गई बातों को परसीव कर रहे हो। तो यहाँ आंसर होगा आपका कल्चरल वैल्यूज़। ऑफिशियल स्टेटस भी इसका पार्ट हो सकता है, बट ऑफिशियल स्टेटस मैसेज के परसेप्शन को इन्फ्लुएंस तो कर सकता है, बट दैट इज़ नॉट ए प्राइमरी फैक्टर। प्राइमरी फैक्टर क्या है यहाँ पर, कल्चरल वैल्यूज़। जो थर्ड वाला ऑप्शन है इमेजिन्ड इन्फ्लुएंसेस। इमेजिन्ड इन्फ्लुएंसेस का मतलब होता है कि लोग दूसरों के द्वारा कही गई बातों के इरादों को या उनके उद्देश्यों को कैसे समझते हैं, कैसे इमेजिन करते हैं, कैसे लेते हैं, वो होता है इमेजिन्ड इन्फ्लुएंसेस। और सीमेंटिक गैप्स का क्या मतलब होता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो जाती है लैंग्वेज एटसेट्रा की वजह से, वो होता है हमारा सीमेंटिक गैप्स। तो सीमेंटिक गैप्स तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग की बात नहीं हो रही है। इमेजिन्ड इन्फ्लुएंसेस एंड ऑफिशियल स्टेटस इसका आंसर हो सकते हैं, बट ये जो है मेन नहीं है, ये प्राइमरी फैक्टर नहीं है। प्राइमरी फैक्टर होता है किसी भी कम्युनिकेटेड मैसेज के परसेप्शन के लिए, वो होता है आपकी कल्चरल वैल्यूज़। किस तरीके से आप चीज़ों को देखते हो, कैसे ऑब्जर्व करते हो, दूसरों की बातों को कैसे परसीव करते हो, वो कल्चरल वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है। तो यहाँ सही आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कहा गया है, A, B, C and D are all distinct individuals. The details of their relationships are given as. यहाँ पर A, B, C, D इन चारों की बात हो रही है और इन चारों का जो आपस में रिलेशन है वो दिया गया है इन 3 स्टेटमेंट में। उसके बाद इन 3 स्टेटमेंट के बेस पर आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैंने आपकी ब्लड रिलेशन की एक सेपरेट क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से आपको डायग्राम बनाना होता है ब्लड रिलेशन का, और उस डायग्राम के बेस पर आप कंक्लूजन पर पहुंचते हो। आपको जेंडर को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, आपको जनरेशन गैप का पता होना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप उस क्लास को देखकर समझ सकते हो। यहाँ पर कहा गया है ए इज़ डॉटर ऑफ बी। जो जो कहा गया है ना उसको ऐसे ही लिखते जाइए, आप डायग्राम बनाते जाइए। ए डॉटर है किसकी, बी की। तो जो करेंट जनरेशन है हम उसको लिखते हैं सबसे नीचे और उससे ऊपर लिखते हैं उससे पहले वाली जनरेशन। ए बेटी है, मैंने आपको बताया था फीमेल के लिए आप यूज़ करोगे सर्किल और मेल के लिए आप यूज़ करोगे स्क्वायर। ए बेटी है किसकी, बी की, ठीक है। बी का जेंडर अभी पता नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट में लिख रहा है बी इज़ द सन ऑफ सी। अब बी सन है यानी जेंडर पता चल गया, बी है मेल, सन है किसका, सी का। अभी सी का जेंडर नहीं पता है। अब लास्ट में लिख रहा है सी इज़ द फादर ऑफ डी। सी का जेंडर भी पता चल गया, सी मेल है, फादर है किसके, डी के। तो देखो सी बी के भी फादर हुए क्योंकि बी बेटा है और डी के भी फादर हैं, तो यानी कि ये हो गए, या तो ये बहन भाई होंगे क्योंकि डी का जेंडर अभी हमें पता नहीं है। तो ये बी और डी बहन भाई भी हो सकते हैं और बी और डी भाई भाई भी हो सकते हैं, यानी ये इन दोनों के पिताजी हैं सी। तो ये हुई बेटी, ये हुए इनके पिताजी और ये हुए दादाजी, यानी कि बेटी के पिताजी और ये उनके दादाजी। ए का सी के साथ क्या रिलेशन हुआ, ए जो है पोती है और सी हैं दादाजी, और ये बी ए के कौन है, पिताजी। ये चीज़ क्लियर हो गई अब हमारे डायग्राम में। अब हम देखते हैं कि नीचे क्या लिखा हुआ है। सी इज़ द अंकल ऑफ ए। सी जो है ए का अंकल है। अभी हमने देखा कि सी कौन होंगे, दादाजी, किसके, ए के। तो ये स्टेटमेंट तो कट जाएगा।
सेकंड स्टेटमेंट कहता है डी एंड बी आर कजिन्स। अभी मैंने आपको बताया कि डी एंड बी या तो बहन भाई होंगे या फिर भाई भाई होंगे, क्योंकि हमें डी का जेंडर नहीं पता है तो इन्हें कजिन्स नहीं कह सकते। अब तीसरा वाला क्या कहता है, ए इज़ द डॉटर ऑफ डी। क्या ए डॉटर है डी की? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि या तो ये होंगी बुआ जी या फिर ये होंगे चाचा जी, इनके जेंडर पर डिपेंड करता है। लास्ट वाला ऑप्शन कह रहा है इफ़ पी इज़ द डॉटर ऑफ बी देन ए एंड पी आर सिस्टर्स। अगर पी डॉटर है बी की, पी डॉटर है बी की, तो ए एंड पी आर सिस्टर्स। देखो ए भी डॉटर है बी की और पी भी डॉटर है बी की, तो ये दोनों आपस में सिस्टर्स होंगी ना, एक ही जनरेशन की बात हो गई। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है फोर्थ वाला, ये बिल्कुल सही बात कह रहा है, और इसीलिए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये पहले सही था, सॉरी आंसर पहले से ही शो हो गया, मैंने देखा नहीं, बट इसका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। आपको आई थिंक कि आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से डायग्राम हमें बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। ये तो आप मार्क कर लीजिए, लॉजिकली इक्विवेलेंट से तो 2023 में स्पेशली एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है। लॉजिकली इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने लास्ट क्लासेस में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको समझाए हैं। इसके लिए आपको तीन चीज़ों का पता होना चाहिए, ऑब्वर्जन, कन्वर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन। अगर आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपका ये क्वेश्चन 100% आपको 2 मार्क्स दिलाएगा। करना क्या है आपको, देखो ऑब्वर्जन, कन्वर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन के बारे में भी मैं आप लोगों की एक अलग क्लास ले चुकी हूँ, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था, यहाँ पर भी हम अच्छे से समझेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट में, नो फिलोसफर्स आर अंडर पेड स्कॉलर्स। यहाँ पर हमें अपनी लॉजिकल थिंकिंग नहीं लगानी, बस इतना देखना है कि कौन कौन से लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे। यहाँ पर जो लिखा हुआ है नो फिलोसफर्स आर अंडर पेड स्कॉलर्स, इस वाले स्टेटमेंट को आप पकड़ लीजिए। अब इसका देखिए आप पहले ऑब्वर्जन या कन्वर्जन कहाँ कहाँ पर हो रहा है। तो ऑब्वर्जन में क्या होता है, ऑब्वर्जन में होता है कि क्वालिटी चेंज हो जाती है। क्वालिटी यानी अगर नो है तो हो जाएगा ऑल, यानी निगेटिव है तो हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर सम है तो वो क्या हो जाएगा, सम नॉट, यानी पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो होती है ऑब्वर्जन में कि क्वालिटी चेंज हो जाती है। अब देखो यहाँ पर नो लिख रहा था, यहाँ पर क्या आ गया, ऑल, क्वालिटी चेंज हो गई। दूसरी चीज़ होती है ऑब्वर्जन में कि जो आपका प्रेडिकेट होता है, यहाँ पर प्रेडिकेट क्या है, अंडर पेड स्कॉलर्स। प्रेडिकेट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया जाता है, जैसे कि अंडर पेड स्कॉलर्स है तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट करके क्या लिखा गया, नॉन अंडर पेड स्कॉलर्स। अगर यहाँ ऑनेस्ट लिखा हुआ होता तो क्या हो जाता, नॉन ऑनेस्ट। अगर गुड लिखा हुआ तो क्या हो जाता, नॉन गुड। यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट करना है आपको, किसको, प्रेडिकेट को। फिलोसफर है आपका सब्जेक्ट और अंडर पेड स्कॉलर्स है आपका प्रेडिकेट। ये तो आपको मैंने समझा ही दिया था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ये कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे पता लगाते हैं, मूड एंड फिगर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो यहाँ पर नो का हमने कर दिया ऑल, क्वालिटी चेंज की, उसके बाद जो हमारा ये था प्रेडिकेट, इसको हमने क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट, और यही होता है हमारा ऑब्वर्जन। तो ए और बी ये दोनों तो हो जाएंगे लॉजिकली इक्विवेलेंट। ए और बी कहाँ पर लिख रहा है, दूसरे वाले को काट दीजिए, तीसरे वाले को काट दीजिए। एक फर्स्ट ऑप्शन में लिख रहा है, एक फोर्थ ऑप्शन में लिख रहा है। अब देखना है आंसर सी होगा या डी। देखो सी वाला आंसर क्या कह रहा है, नो, नो का एज इट इज़ रहा नो, ठीक है, ऊपर भी नो नीचे भी नो। अब यहाँ जो ये फिलोसफर है उसको सी ऑप्शन में कहाँ पहुँचा दिया है, यहाँ पर, और जो अंडर पेड स्कॉलर्स है इसको कहाँ पहुँचा दिया है, यहाँ। यानी कि जो सब्जेक्ट था उसको बना दिया प्रेडिकेट, और जो प्रेडिकेट था उसको बना दिया सब्जेक्ट, बाकी सब एज इट इज़ रहा। और इस चीज़ को हम कहते हैं कन्वर्जन। ऑब्वर्जन हमने समझ लिया, ये होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या होता है, जैसे कि अगर लिखा हुआ है नो ए आर बी, इसका अगर मैं कन्वर्जन करूँ तो क्या होगा, नो बी आर ए। प्रेडिकेट को सब्जेक्ट बना दीजिए और सब्जेक्ट को प्रेडिकेट बना दीजिए, और यही यहाँ पर हुआ है। फिलोसफर को यहाँ पहुँचा दिया है और अंडर पेड स्कॉलर्स को यहाँ पहुँचा दिया है, तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन। तो यहाँ पर कन्वर्जन और ऑब्वर्जन ये दोनों ही चीज़ें हुई हैं, ए बी सी ये तीनों हो जाएंगे हमारे सही आंसर, बिकॉज एक में हो रहा है कन्वर्जन और एक में हो रहा है ऑब्वर्जन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। ऑब्वर्जन और कन्वर्जन, देखो ये मैंने क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको समझाया था कि ऑब्वर्जन में क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंटेड कर देते हो आप प्रेडिकेट को और क्वालिटी को कर देते हो अपोजिट। जैसे कि अगर ऑल वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ऑल एस आर पी, ऑल का क्या कर दिया आपने, नो, बाकी सब ऐसे ही रहा, और जो प्रेडिकेट था पी उसको क्या कर दिया, नॉन पी। अगर नो वाला एग्जाम्पल लें तो देखो नो का क्या हो गया, ऑल, यहाँ पर ऑल का नो हुआ था और यहाँ पर नो का क्या हो गया, ऑल।
और उसके बाद जो पी था उसका क्या कर दिया, नॉन पी। ऐसे ही हम ऑल, नो, सम और सम नोट चारों ही केसेस में किस तरीके से करते हैं आप यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में हमारे 4 मोड होते हैं, ए, ई, आई, ओ। कन्वर्जन में हम क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का एक्सचेंज कर देते हैं। सब्जेक्ट को बना देते हैं प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को बना देते हैं सब्जेक्ट। और यही देखो इस वाले एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा, नो मैन आर ऑनेस्ट का क्या कर दिया, नो ऑनेस्ट आर मैन। बस इतना सा करना है। कन्वर्जन तो सबसे ईजी होता है और कुछ नहीं करना है। तो अब आगे देखते हैं हम, ये हो गया कन्वर्जन और ऑबवर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन आइदर बी बोथ ट्रू नोर कैन दे बोथ बी टुगेदर फॉल्स। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट हैं जो ना तो एक साथ ट्रू हो सकते हैं और ना ही वो दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। तो इसके लिए स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का जो हमारा डायग्राम है, ए, ई, आई एंड ओ, इसको बना लीजिए आप सबसे पहले। तो देखो ये होते हैं आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी, ए, ओ एंड ई, आई, ये दोनों होते हैं आपस में कॉन्ट्रेरी। आई और ओ आपस में होते हैं सब कॉन्ट्रेरी। ए एंड आई का कनेक्शन होता है सब एल्टर्न का, और ई और ओ का कनेक्शन भी होता है सब एल्टर्न का। यहाँ पर ये कहा गया है कि दोनों साथ में ना तो ट्रू हो सकते हैं और ना ही साथ में फॉल्स हो सकते हैं। तो देखो ए और ओ आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अगर ए ट्रू है तो ओ फॉल्स होगा, अगर ओ ट्रू है तो ए फॉल्स होगा, यानी हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ना तो ये एक साथ ट्रू हो सकते हैं और ना ही एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। ए मतलब ऑल ब्रेड इज न्यूट्रिएंट, ए मतलब ऑल, तो ऑल वाला कहाँ पर है, ये रहा पहला। ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है सम नॉट, सम नॉट कहाँ पर है, सम ब्रेड इज नॉट न्यूट्रिशियस, ठीक है। तो सी वाला हो गया। ए एंड सी कहाँ पर लिख रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 में लिख रहा है, और इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी दी करेक्ट आंसर। ये है आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का डायग्राम, जो एवरी या फिर ऑल भी लिख सकते हो यहाँ पर। ऑल एस इज पी, ये होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर ये लिखा हुआ है ऑल एस या फिर एवरी एस इज पी, ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव होगा या फिर पर्टिकुलर अफर्मेटिव होगा। तो हमेशा याद रखना, जहाँ पर भी एवरी या ऑल की बात हो रही है दैट मीन्स कि वो है यूनिवर्सल, और जहाँ पर कोई भी नॉट नहीं है दैट मीन्स कि वो है अफर्मेटिव। तो यूनिवर्सल में 2 चीज़ आएंगी, एक तो आएगा आपका ऑल और एक आएगा आपका नो। ये दोनों किस कैटेगरी में आएंगे, यूनिवर्सल, क्योंकि सभी की बात हो रही है, या तो सभी या सभी नहीं। तो ऑल और नो तो हो जाएंगे यूनिवर्सल। लेकिन अगर सम की बात आ रही है या सम नॉट की बात आ रही है, तो सम या सम नॉट क्या होगा, पर्टिकुलर, क्योंकि सम में हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं। और जहाँ पर नॉट नहीं होगा वो होगा अफर्मेटिव, जहाँ पर नॉट होगा वो होगा निगेटिव। तो अगर ये लिखा हुआ है कि सम एस इज पी, ये आपसे पूछा गया है ये क्या होगा, तो सम मतलब पर्टिकुलर, और क्योंकि यहाँ पर कोई नॉट नहीं है इसलिए ये होगा अफर्मेटिव। इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको भी मैंने डिटेल में समझाया था, उस क्लास को आप देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आप लोगों के लिए। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक न्याय, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कमिट्स द फैलेसी ऑफ विरुद्ध। यहाँ पर आपको बताना है इन चारों स्टेटमेंट में से विरुद्ध फैलेसी का कौन सा एग्जाम्पल होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड, यानी कि जो ध्वनि है वो शाश्वत है क्योंकि ये उत्पन्न होती है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है वेरेवर देयर इज़ फायर देयर इज़ स्मोक, यानी कि जहाँ कहीं पर भी आग है वहाँ धुआं ज़रूर होगा। थर्ड स्टेटमेंट कहता है द हील हैज़ फायर बिकॉज इट इज़ नोएबल, पहाड़ी पर आग है क्योंकि ये ज्ञ है या फिर नोएबल है। फोर्थ है साउंड इज़ एटर्नल बिकॉज इट इज़ ऑडिबल, यानी कि ध्वनि जो है वो शाश्वत है क्योंकि वो श्रव्य है या ऑडिबल है जिसको हम सुन सकते हैं। यहाँ पर बात हो रही है विरुद्ध फैलेसी की। विरुद्ध का क्या मतलब होता है, अगर आप हिंदी को अच्छे से समझते हो तो विरुद्ध का मतलब होता है एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होना, एक दूसरे के खिलाफ होना। तो देखो जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है साउंड इज़ एटर्नल बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड, अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है तो 100% उसका अंत निश्चित है, वो कभी भी शाश्वत या एटर्नल नहीं हो सकती। ये दोनों बातें एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। यानी साउंड इज़ एटर्नल, आप साउंड को एटर्नल बता रहे हो, शाश्वत बता रहे हो, क्यों, रीज़न क्या दे रहे हो आप उसका, क्योंकि वो प्रोड्यूस होती है और आपको पता है कि जो चीज़ प्रोड्यूस होती है उसका अंत निश्चित है, तो वो एटर्नल नहीं हो सकती। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो दोनों बातें कही गई हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध हैं,
इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट में होगी हमारी विरुद्ध फैलेसी और ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पर आपका सही आंसर। बाकी के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी देख लेते हैं। देखो पहला वाला तो हमारा हो गया विरुद्ध फैलेसी, बिकॉज यहाँ पर दोनों एक दूसरे के विरुद्ध बातें की जा रही थी। एटर्नल है और इसीलिए यहाँ पर प्रोड्यूस और एटर्नल दोनों अपोजिट हैं। सेकंड है वेर एवर देर इज़ फायर देर इज़ स्मोक। ये जो एग्जाम्पल है वो है आपके व्याप्ति का। व्याप्ति का मतलब होता है इनवेरिएबल रिलेशन, ऐसा रिलेशन जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जिसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते, यानी अपरिवर्तनीय संबंध। जहाँ पर भी फायर होगी वहाँ पर आप एज्यूम कर सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो बहुत आराम से कि वहाँ पर स्मोक है ना, क्योंकि स्मोक किसकी वजह से होता है, आग की वजह से। तो आग और स्मोक का जो रिलेशन है वो ऐसा रिलेशन है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, और इनवेरिएबल रिलेशन या अपरिवर्तनीय रिलेशन को आप कहते हो व्याप्ति। थर्ड वाला जो स्टेटमेंट था, द हील हैज़ फायर बिकॉज इट इज़ नोएबल, ये है आपके सव्य विकार, जो हेत्वा भाषा है, जो लॉजिकल फैलेसीज होती हैं। हेत्वा भाषा फैलेसी का जो एक टाइप है सव्य विकारा, उसका एक प्रकार है साधारण, उसका एग्जाम्पल है ये। और जो फोर्थ वाला है साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज़ ऑडिबल, यानी कि साउंड शाश्वत है बिकॉज इट इज़ ऑडिबल, क्योंकि ये सुना जा सकता है। तो ये आपके सव्य विकारा फैलेसी का। सव्य विकारा का मतलब होता है जहाँ पर कोई अटपटी बात कही गई हो। यहाँ पर कहा गया है कि साउंड इज एटर्नल, यानी कि साउंड शाश्वत है क्योंकि इसको सुना जा सकता है। ये इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा। कोई अटपटी बात अगर होती है तो वहाँ पर होता है सव्य विकारा फैलेसी। ये हो गए चारों एग्जाम्पल्स का मीनिंग। अब ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है, ASCII ए कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम इज़ एन एक्रोनिम फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन। क्या ये इसकी सही फुल फॉर्म लिखी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, ASCII की स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, 37.25 का जो डेसिमल है उसका बाइनरी क्या ये होगा। तो देखो जो ASCII है इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती है, ये फुल फॉर्म दी गई है गलत, तो ये हो जाएगा गलत स्टेटमेंट, ठीक है। और जो स्टेटमेंट 2 है 37.25 का डेसिमल और उसका बाइनरी बताया गया है 100.01, ये है बिल्कुल सही। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो जो यहाँ पर ASCII लिख रहा है इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ना कि इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन। ये जो लिखा हुआ है ये गलत है। फुल फॉर्म क्या होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ना कि इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन। और जो ये सेकंड वाला है ये बिल्कुल सही है। अब ये सही कैसे है इसको हम सॉल्व करके आगे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि स्टेटमेंट 1 है हमारा फॉल्स और स्टेटमेंट 2 है हमारा ट्रू। अब देखो जो डेसिमल है 37.25, इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करोगे, ये आपको अगर पता है तभी आप इस क्वेश्चन का सही आंसर कर सकते हो। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे कि किस तरीके से डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो बाइनरी टू डेसिमल का कन्वर्जन था उससे रिलेटेड मैंने आपकी एक क्लास ली थी, उसमें मैंने बहुत बेसिक से आपको समझाया था। यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी कि अगर पॉइंट में अगर आ जाता है, जैसे कि 37 डेसिमल है उसका अगर बाइनरी पूछा जाता है तो वो तो ईजी होता है, आपको आता भी होगा। नहीं आता है तो आप उस क्लास को देख सकते हो। और यहाँ पर जो पॉइंट में दिया गया है 37.25 का डेसिमल, उसका बाइनरी क्या होगा उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो आप अलग कर लीजिए, किस चीज़ को अलग करना है, 37 को अलग करना है और 25 को करना है आपको अलग, यानी कि इंटीजर जो पार्ट है उसको अलग कर लीजिए और फ्रैक्शन पार्ट को अलग कर लीजिए। 37 जो है उसका आप पहले यहाँ पर निकालोगे बाइनरी अलग। 37 का बाइनरी निकालने के लिए आपको क्या करना है कि 37 को डिवाइड करना है 2 से, 2 से डिवाइड करते जाना है जब तक कि आपका रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता और जब तक 1 वैल्यू नहीं आती है तब तक। तो अगर 2 से आप डिवाइड करोगे 37 को तो क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16, रिमाइंडर कितना बचा 1। फिर उसके बाद करते हो अगर आप तो 2 9 ज़ा 18, यहाँ पर रिमाइंडर बचता है 0। देन आप करते हो तो 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर 1। उसके बाद 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 0 और 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर एंड हो जाता है तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे और रिमाइंडर आ जाएगा 0। लिखना कैसे होता है आपको, सबसे मेन चीज़ ये होती है जो याद रखने वाली है, इसको आपने ऊपर से नीचे ऐसे नहीं लिखना है बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। कैसे लिखना है, इस तरीके से ऐसे लिखना है। तो देखो 1 1 के बाद 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1, ये हो जाएगा 37 डेसिमल का बाइनरी, ये आ गया हमारा।
अब हमें निकालना है जो 0.25 है, यानी कि हमारी फ्रैक्शन पार्ट है, उसका अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो 0.25 है उसको आपको डिवाइड नहीं करना बल्कि मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई आप करोगे 0.25 को 2 से तो क्या आंसर आएगा 0.5। अब 0.5 को फिर से आपको 2 से करना है। इसमें कब तक करना है आपको, जब तक कि वैल्यू 1 नहीं आ जाती है, लास्ट नहीं हो जाता है। तो 0.5 को अगर आप करते हो 2 से मल्टीप्लाई तो आंसर क्या आता है आपका 1.0। अब यहाँ पर हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, जो हमारी इंटीजर पार्ट है, ये 0 और 1 इन दोनों को लेना है। और लेना कैसे है, सीधी दिशा में, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। यहाँ पर हमने उल्टा लिया था ऐसे, यहाँ पर हम सीधा लेंगे इस तरीके से। तो क्या होगा 0 और 1, तो 0.01 हो जाएगा बाइनरी किसका, 0.25 डेसिमल का, ये आ गया। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे, इसको और इसको अगर आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 100, 101 और पॉइंट लगाने के बाद जो ये वैल्यू है ये आप यहाँ लिख दोगे, तो ये हो जाएगा आपका बाइनरी। क्वेश्चन क्या था, 37.25 डेसिमल का बाइनरी आ जाएगा आपका ये। ऐसे आप पॉइंट में अगर पूछा जाता है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आप लोगों को आज की क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।